हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स कहते किसे हैं, कब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह ये ड्रग्स हमें लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एंटीबायोटिक्स कितनी तरह की होती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किन बीमारियों में कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरीके से काम करती है। अगर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर दें तो ये बैक्टीरियोसाइडल कहलाएगी, और अगर बैक्टीरिया के पैदाइश को या उसके फैलने को रोक दे तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहेंगे। दोस्तों, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कम है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। ऐसी सूरत में हमें किसी भी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। बहुत सी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम ओरली यानी मुंह से खाते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के फॉर्म में। कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्रीम, लोशन, स्प्रे और ड्रॉप्स के तौर पर होता है, और बहुत सी एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम या मसल्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ये साइड इफ़ेक्ट कॉज करती भी हैं तो उसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं या अपने आप को बीमार महसूस कर सकते हैं, बदहज़मी हो सकती है या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको डायरिया तक भी हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं, ख़ास तौर से पेनिसिलिन, ये सीरियस एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट कर सकती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि एंटीबायोटिक्स कितनी तरह की होती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे तो सैकड़ों तरह की एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर उनको आसानी से समझने के लिए हम उसको 10 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। इसमें एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन आती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारे इन्फेक्शंस में किया जाता है, ख़ास तौर से स्किन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है सेफेलोस्पोरिन्स। इसमें सेफेक्जिम, सेफोटेक्जिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोपेराजोन, सेफोरक्जिम आती हैं। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी तरह के इन्फेक्शन में किया जाता है, मगर कुछ सीरियस इन्फेक्शन जैसे सेप्टिसेमिया और मेनिंजाइटिस में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जैसे जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन और टोब्रामाइसिन। इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी सीरियस कंडीशन में होता है, जैसे सेप्टिसेमिया वगैरह में, और इसका इस्तेमाल इंजेक्शन के तौर पर होता है या फिर एयर ड्रॉप और आई ड्रॉप की सूरत में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के बारे में। इसमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन्स और डॉक्सीसाइक्लिन्स आती हैं। इसका इस्तेमाल भी बहुत सारे इन्फेक्शंस में किया जाता है, मगर ज़्यादातर मुहासे और इस तरह की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैक्रोलाइड्स आते हैं, जिनमें एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन आते हैं। इसका इस्तेमाल लंग्स इन्फेक्शंस और चेस्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, और जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसका इस्तेमाल काफ़ी तरह के इन्फेक्शंस में किया जाता है, जैसे टाइफाइड में, यूटीआई में, निमोनिया में इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से किया जाता है। उसके बाद बीटा लैक्टम्स आते हैं। इसमें क्लेवुलिक एसिड और सल्बेक्टम आते हैं। इसका इस्तेमाल निमोनिया में, गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शंस में, जॉइंट इन्फेक्शंस में और सेप्टिसेमिया वगैरह में किया जाता है। फिर सल्फोनामाइड्स आते हैं। इसमें सल्फाडियाजीन, सल्फामेथेजोल और सल्फामेथोक्साजोल शामिल है। इसका इस्तेमाल यूटीआई में, ब्रोंकाइटिस में, आई इन्फेक्शंस में, एयर इन्फेक्शंस में और सीवियर बर्न की हालत में किया जाता है। इसके बाद लिंकोसामाइड्स आते हैं। इसमें क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन और पिरलीमाइसिन आते हैं। इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शंस में, लंग्स इन्फेक्शंस में, ब्लड इन्फेक्शंस में और बहुत से सीवियर इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आते हैं एम्फेनिकोल। इसमें क्लोराएम्फेनिकोल आते हैं।
इसका आई ड्रॉप आता है जो कि कंजक्टिवाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।